सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। हर बार की तरह इस हफ्ते भी आपने हमें कई सारे मुद्दों पर ढेर सारे सवाल भेजे। इतने सारे सवाल आते हैं शेखर कि उनको उनमें से चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। आपने हमें दिल्ली और मुंबई में बीबीसी पर इनकम टैक्स रेट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चल रहे चुनावों तक और एयर इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ विमानों के डील तक कई सारे सवाल भेजे। और आज के इस एपिसोड में मैं एकदम तैयार हूँ आपके सभी सवाल शेखर से पूछने के लिए। तो शेखर चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और मैं भी कोशिश करूंगा अपूर्वा, क्योंकि इतने सवाल आते हैं कई बार हम बहुत कम ले पाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि मेरे जो उत्तर होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कई बार। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने आंसर्स जो उत्तर जो हैं थोड़े छोटे रखूं, संक्षिप्त रखूं, ताकि फिर हम ज़्यादा सवाल ले पाएं। जी शेखर, कोशिश करेंगे। कोई जब इंसान बोलना शुरू होता है तो कई बार ज़बान पे लगाम नहीं रहती है। शेखर मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा है, कई लोग इसकी बात करते हैं। आई थिंक व्यूअर्स दर्शक भी कश्मकश में रहते हैं, उनको पसंद है आपके जवाब सुनना, लेकिन हर बार बोलते हैं कि काश मेरा सवाल लिया होता या काश कुछ और सवाल लिए होते। हमेशा देखिए, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि बैलेंस कैसे ढूंढा जाए। हर चीज़ में बैलेंस करना पड़ता है। चलिए शेखर, इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है तपेश मजुमदार का, जो हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी पर इनकम टैक्स रेट्स में मौजूदा सरकार द्वारा बदला लेने की बू आती है। वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये 1974 में इमरजेंसी की याद दिलाता है, जब बीबीसी की इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट मार्क टली को इंदिरा गांधी सरकार ने भारत से बैनिश कर दिया था। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसे है कि आपने मार्क टली की बात की। इमरजेंसी 1975 में लगी थी, मई में। क्योंकि अभी ब्रॉडकास्ट होता है तो कई बार हर चीज़ गूगल पे जाती है, तो एक बार करेक्ट कर देना चाहिए। 1975 मई में लगी थी, मई में। मार्क टली को निकाला गया, बीबीसी को बंद किया गया, सारे विदेशी संवाददाताओं को निकाला गया। लेकिन उसके बाद इंदिरा जी की समस्या क्या हुई? क्योंकि उनको लगा कि दुनिया में कोई इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करता और उन्हें और उनको चाहिए भी थी कि छवि अपनी ग्लोबली ठीक रहे। तो उन्होंने किसी को चुन के बुला के इंटरव्यू देने शुरू किए जी। उनको फिर ये लगा कि दुनिया के लोग मुझे मान नहीं रहे, तो 1976 की रिपब्लिक डे में आप सोचिए कि हमारा मुख्य अतिथि कौन आया? फ्रांस के आए। अच्छा। जैक शिराक, उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे। अच्छा। बाद में वो फिर आए प्रेसिडेंट बन के, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि फ्रांस ने तब दिखाया कि हम आपके साथ हैं। और भूलिए मत कि उसके बाद फ्रांस को काफ़ी कुछ इंडिया में मिला। फ्रांस को ही पहला एयरबस का ऑर्डर मिला था। बोइंग के बाद पहली बार एयरबस को ऑर्डर मिला भारत में। वो राजीव गांधी जिस साल सत्ता में आए उस साल मिला। और इंदिरा जी से उनको मिराज 2000 का ऑर्डर मिला था। जो भी है, तो हर नेता को ये भी चाह होती है कि विदेशी मीडिया या विदेशी इंटेलेक्चुअल या विदेशी देश हमारे को अच्छा भी समझे। और देखिए, ऐसा होता है कि अब इंदिरा जी और राजीव गांधी परिवार, चाहे उन्होंने इमरजेंसी लगाई, बीबीसी को निकाला, लेकिन जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो राजीव गांधी उस समय बंगाल में थे, पश्चिम बंगाल में थे जी। तो लोगों ने उनसे कहा कि इंदिरा जी की हत्या हो गई। वो नहीं माने, वो कब माने? वो तब माने जबकि उन्होंने बीबीसी से सुना। अच्छा। वही मार्क टली से सुना। तो ये जिंदगी भी जस्टिस करती है, न्याय करती है। और ऐसे ही अगर आप देखें कि जब आप अपने ऑफिशियल मीडिया आपकी चमचागिरी करता रहे या आपका प्राइवेट मीडिया भी चमचागिरी करता रहे, तो आपके लोग ही उसको यकीन करना बंद कर देते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े सबक हैं जी। 1971 में तपेश जी, आप तो मेरे से नौजवान हैं, आप पता नहीं कितने बड़े थे जब 1971 की लड़ाई हुई, लेकिन मैं उस समय करीब 14 साल का था। मेरी जो माँ थी वो मानने को तैयार नहीं थी। जब ऑल इंडिया रेडियो में आ गया था, तब तो दिल्ली में सिर्फ टीवी था, हम तो हरियाणा में रहते थे, टीवी वहाँ नहीं था। तो ऑल इंडिया रेडियो में सुन लिया कि ढाका का फॉल हो गया, सरेंडर हो गया। वो मानी नहीं जब तक ये बीबीसी से नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि भारतीय नागरिक भी अपने मीडिया को, सरकारी मीडिया को नहीं मानते थे, बीबीसी को मानते थे। जी। उसके बाद आप देखें कि जब कारगिल में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, उनकी सेना कर रही थी, कारगिल में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वो और उनका परिवार भारतीय जो प्राइवेट टीवी चैनल्स थी उन पर देख रहे थे कि वहाँ लड़ाई हो रही है, लाशें आ रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बंदूक तोपें चल रही हैं। तो उन्होंने अपनी सेना से कहा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। तो अगर भारत की सरकार की कोई ऑफिशियल पब्लिक वो दिखा रहा होता चैनल, उसे कोई नहीं मानता, लेकिन उस समय भारत के प्राइवेट मीडिया की भी वही शक्ति हो गई थी पाकिस्तान के साथ जो कि बीबीसी की कभी हमारे साथ थी। जी। तो ऐसे जो मीडिया होता है वो कई बार आपको इरिटेट करता है जब आप सत्ता में हो। इरिटेट करना भी चाहिए, वो मीडिया का काम भी है, लेकिन आपका उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी देश की जो पावर है वो भी बहुत उसमें बहुत सम्मिलित है। क्योंकि अगर आप बीबीसी को दबाएंगे, साथ साथ अपने देश की मीडिया को भी दबाएंगे, तो लोग फिर किस पर यकीन करेंगे। जी। जैसे कि इंदिरा जी ने, मैं तो बल्कि उल्टी कहानी कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने, हमारे इतिहास ने हमें सिखाया है। इंदिरा जी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया तो सारे मीडिया को बंद कर दिया, फॉरेन मीडिया को वहाँ से निकाल दिया, इंडियन मीडिया को भी निकाल दिया। हमारे जैसे 2-1 लोग वहाँ पे ढीठ थे, नहीं निकले वहाँ से। लेकिन क्योंकि वो सब निकाल दिया और सब कुछ दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पर दिखा रहे थे, तो कोई उसको मानता नहीं था। खास करके जो सिख लोग थे, और वो सिख लोग जो सारे भारत में फैले हुए थे, वो तो कभी माने ही नहीं। उन्होंने जितनी अफवाहें फैली सबको ठीक माना, और इसीलिए उस समय सेना की बहुत यूनिट्स के अंदर, सिख यूनिट्स के अंदर म्यूटनीज हुई। और म्यूटनीज जब हुई तो जो म्यूटिनियर्स का जब कोर्ट मार्शल हो रहा था, तो उस समय सेना भी काफ़ी प्रोग्रेसिव थी। मैं इंडिया टुडे में रिपोर्टर था, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप जबलपुर जाके इनके कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, आप कोर्ट मार्शल कवर कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं उनके कोर्ट मार्शल्स में सुबह से शाम तक बैठा, और क्या कोर्ट मार्शल्स थे, बेचारे बिल्कुल गरीब छोटे रैंक के जवान, लांस नायक, 1 फीती 2 फीती ऐसे कहते हैं, 1 स्ट्राइप 2 स्ट्राइप्स, सब जूनियर लोग थे। ये सब बड़े सिंपल सीधे साधे फौजी थे। जी। ये आपने क्यों किया, आपने दंगा क्यों किया, आप छोड़ के क्यों बगावत करके क्यों भागे? जी मैंने सुना था कि हमारे सारे गुरुद्वारे बरबाद हो गए, गोल्डन टेम्पल बर्बाद हो गई। गोल्डन टेम्पल बर्बाद नहीं हुआ था, उसमें कुछ 1-2 गोलियां लगी थी, पर बर्बाद नहीं हुआ था। बर्बाद हुआ था अकाल तख्त साहिब, जरूर। लेकिन उसको छुपाने के लिए लोगों में, आपने उसको छुपाने के लिए मीडिया बंद किया, तो लोगों ने समझा गोल्डन टेम्पल गिर गया। फिर खबरें है कि हर गाँव के हर गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया है, और सब जवानों को मार दिया गया, नौजवानों को मार दिया गया है, और औरतों को उठा के ले गए हैं, और बच्चों को भी ले गए हैं। तो ये सारी अफवाहें फैल गई। अगर हमारे पास क्रेडिबल मीडिया अपना होता जिसमें लोग यकीन करते, या मान लीजिए उस समय बीबीसी भी वहाँ रहा होता, तो कम से कम ये तो नहीं कहता ना। तो इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ कि जब आप क्रेडिबल मीडिया को बंद कर दें क्योंकि आपको इरिटेट करता है, तो ये सिचुएशन ही बनती है कि ऑल रूमर्स आर ट्रू, सारी अफवाहें सच हैं, एंड द वर्स्ट रूमर्स आर द ट्रूएस्ट। और सबसे खराब अफवाहें सबसे सच लगती हैं। तो ये जो भी सत्ताधारी हो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसको शूट द मैसेंजर कहते हैं। ये जो मैसेंजर है, जो संदेश वाहक है, ये भी, इसका भी आपके जीवन में बहुत अहम महत्व है। बिल्कुल। चलिए शेखर, अगला सवाल जो है वो हमारे मेंबर एएस का है। वो पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा या गवर्नर के पद पे, वो अभी जस्टिस अब्दुल नज़ीर जिनका हालिया मामला सामने आया उनकी बात कर रहे हैं, जजों की नियुक्ति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई फ्रेमवर्क क्यों नहीं बना रहा? कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, नहीं तो ये जुडिशरी के लिए दीमक का काम करेगा जो उसे आगे जाकर नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, अब वो खुद क्यों रूल बनाएगा, क्योंकि सबको रिटायर होना है 65 के बाद। अब उसका सोल्यूशन क्या है मुझे पता नहीं। या तो एक सोल्यूशन वो है जो अरुण जेटली ने बताया था, वो पार्लियामेंट में बताया था, राज्यसभा में। उन्होंने कहा था इसका तरीका ये है कि आप कहें कि रिटायर होने के बाद 2 या 3 साल आपको जो आपकी लास्ट पे थी उतनी मिलती रहे, और आप जैसे जो फैसिलिटीज थी वो मिलती रहे। और उन्होंने कहा था कि ये बहुत जजेस इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें लटियंस के बंगलों की ज़रूरत होती है। तो उसमें बहुत नौकरियां ऐसी बन भी गई हैं, इतने ट्राइब्यूनल्स हैं, इतने जैसे ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ऐसे बहुत ट्राइब्यूनल सब बन गए हैं, आप और ज़्यादा जानती होंगी। और अब तो जैसे NCLT वगैरह की इतनी बेंचेस बन रही हैं,
तो बहुत पोस्ट रिटायरमेंट ये चीज़ें बन रही हैं, जिसमें आपने कहा है कि अपॉइंटमेंट ही जज की हो सकती है, रिटायर्ड जज की, तो ये तो अपने लिए बल्कि नौकरियां और क्रिएट करी जा रही हैं पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये जज अपने आप कैसे करेंगे? लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई तरीका, अभी पब्लिक प्रेशर ऐसे होना चाहिए कि अब 2 साल के लिए कम से कम पॉलिटिकल पोस्ट ना लें, जैसे गवर्नर बनना। अब नज़ीर साहब तो जज थे, लेकिन उसके पहले सदाशिवम तो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, वो गवर्नर बन गए केरला के। अरे ऐसी क्या मुसीबत है आपका गवर्नर बनने के लिए? अगर आप आर्बिट्रेशन भी करेंगे आजकल तो कमाई बहुत ज्यादा है। कई चीफ जस्टिस ने रिटायर होकर जो आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, और वो अच्छी कमाई उनकी, बहुत ज्यादा कमाई है। लेकिन ये जो सरकारी कुर्सी की भूख है ना, ये एक तरह से एक पब्लिक प्रेशर जब बिल्ड होगा तभी इसका असर होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अब देखिए गोगोई साहब राज्यसभा लेके बैठ गए, हमने स्टोरी की थी, उसका लिंक आप शेयर कीजिएगा पूर्वा, कि उन्होंने 0 सवाल पूछा है, बल्कि 23-24% उनके अटेंडेंस है। मुझे पता नहीं है, आंकड़े मुझे याद नहीं है, पर देखेंगे तो आप कहेंगे अरे भाई इसी के लिए आप राज्यसभा में जाके बैठे थे, क्या फायदा हुआ? एक फायदा तो हुआ ना कि लटेंस में एक बंगलो मिल गया। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं। जजेस हैं, इतनी इज्जत है उनकी, सब उनके उनसे खौफ भी खाते हैं, इज्जत भी करते हैं, और सब उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। जी। उसके बाद ये लालच अब खत्म होना चाहिए। मैंने भी एक स्टोरी की थी 2 साल पहले, जहाँ पे मैंने 1999 से लेकर 2019 तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं, उन्होंने किस तरह का पद लिया है रिटायर होने के बाद, उस पर मैंने स्टोरी की थी काफ़ी डिटेल्ड। उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी हमारे दर्शकों से। शेखर, अगला जो सवाल है वो आदित्य का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि इस फरवरी में नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में से कुछ में चुनाव निर्धारित है, लेकिन हमें इसके बारे में अग्रेसिव मीडिया कवरेज नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि यूपी जैसे हिंदी भाषी राज्यों के संबंध में होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चुनावों के परिणाम का इतना कुछ खास असर राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये 3 स्टेट्स हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। इनकी कुल मिला के मेरे ख्याल 5 या 6 सीटें हैं लोकसभा में। तो आप सोचें कि इनका टोटल इम्पैक्ट जो लोकसभा में है वो जैसे समझे कि हिमाचल प्रदेश के बराबर है या उत्तराखंड के बराबर है, और वो भी एक राज्य ने 3 राज्य हैं। तो अब दिल्ली में जो होता है, हमारी दिल्ली में जो एटीट्यूड होती है वो होती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो हमको नजर नहीं आ रहा वो हमारे दिमाग में भी नहीं बैठता, और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे दिल में भी नहीं बैठता। और नॉर्थ ईस्ट की वही समस्या है। नॉर्थ ईस्ट पहले यही कहते हैं कि वी आर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और फिर वो कहते हैं कि देखा आप हमारा ध्यान कब रखते हैं, आप हमारे बारे में तब सोचते हैं जब हमारे यहाँ इंसर्जेंसी शुरू होती है। अब नागा रेबल्स गोलियां चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मिजो रेबल्स इतने दिन मिजोरम में इंसर्जेंसी रही, या त्रिपुरा में भी इंसर्जेंसी रही। वहाँ पे इतना बड़ा मंडाई मैसेकर हुआ था 1980 में, जो कि मैं कहूँगा कि एक दिन में वो नेली से पहले सबसे बड़ा मैसेकर था इंडिया में। और वो मैसेकर तो हिंदुओं का था, और हिंदुओं का मुसलमानों ने नहीं किया था, वो हिंदुओं का ट्राइबल्स ने किया था, क्योंकि ट्राइबल्स का इंसर्जेंट ग्रुप था जी। उन्होंने किया था। मेरे ख्याल त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स उसका नाम था, TNV, या कुछ और नाम बदलते रहते थे। वैसे अब थोड़ी सी डाइग्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनका लीडर था उस समय, विजय कुमार रांखाल, वो बाद में पकड़ा गया, बाद में उसने सरेंडर किया, बाद में उसने मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर ली जैसे हमारा इंसर्जेंसी में होता है, और फिर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आज एक पार्टी जो त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही है, ट्राइबल पार्टी, वो उसकी पार्टी है। अच्छा। उसका लीडर विजय रांखाल है, ये वही है। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो लोग सुबह सुबह त्रिपुरा में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, मेघालय में तो शुक्र है कभी इंसर्जेंसी रही नहीं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में कॉरेस्पॉन्डेंट था इंडियन एक्सप्रेस का 3 साल, 81, 81 और 83 के बीच में, मैं शिलोंग में रहता था। अच्छा। और कवर नॉर्थ ईस्ट करता था, लेकिन मैंने अपने ऑलमोस्ट 3 साल में मेघालय के ऊपर एक स्टोरी भी नहीं करी, क्योंकि वहां पे कोई दंगा ही नहीं था। तो मेघालय में मेरे दोस्त कहते थे, सो शेखर, हाउ मेनी इंडियंस डू वी हैव टू किल फॉर यू टू गेट ए फ्रंट पेज बाय लाइन इन इंडियन एक्सप्रेस, कि हम कितने आपके फौजियों को मारे हैं भारत के कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे एक बायलाइन मिल जाए। तो ये एक माइंडसेट है वहाँ पे, और वो जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे इस समय वो स्टोरी, हालांकि हम भेज रहे हैं, अब आप की बाकी जो मीडिया से शिकायत है
वो शिकायत आप हमारे साथ वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब स्टेट्स में रिपोर्टर्स भेज रहे हैं। अवंतिका हमारी अभी आई हैं वापस, अवंतिका घोष त्रिपुरा से, बहुत अच्छी स्टोरीज करी उन्होंने। और अभी इसका आने वाले सोमवार या मंगलवार को वो नागालैंड जा रही हैं। अच्छा। और ऐसे करिश्मा हसनत जो हमारी गुवाहाटी कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमारे पास फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट है नॉर्थ ईस्ट में, वो मेघालय जा रही हैं। और ऐसे ये लोग वहाँ घूमते रहेंगे और स्टोरीज करते रहेंगे। तो लेकिन आपकी बात ठीक है। अब हमको भी कई लोग पूछते हैं कि अरे आप नॉर्थ ईस्ट कवरेज में इतने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, कहीं और करो। तो हम कहते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट होगा जब वहाँ दंगा हो जाए। और अगर आप उसको ऐसे इग्नोर करते रहेंगे तो दंगा फिर होगा ही, क्योंकि इतनी दूर की जगहें हैं, दूर दराज जगहें हैं, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप हैं वहाँ पे, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, उनकी कौन सुनेगा? उनकी आप नहीं सुनेंगे, उनकी खबर नहीं लेंगे, तो आप वो कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि आपको उनकी सुध लेनी पड़े। अगला सवाल भी त्रिपुरा चुनावों से जुड़ा हुआ है। अनूप काली जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि त्रिपुरा चुनाव पर आपका क्या ख्याल है और ये चुनाव किन बर्निंग इश्यूज पर लड़ा गया है? देखिए, त्रिपुरा में पहले तो वहाँ पे बहुत दिनों से नॉर्थ ईस्ट में सब में एक एथनिक और कल्चरल इश्यूज हैं। वो ये हैं कि वहाँ पे कौन लोग पहले रहने वाले थे और कौन लोग बाद में आए। असम जो एक नॉर्थ ईस्ट का दिल आप समझ लीजिए, जिसके चारों तरफ बाकी स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, असम मेन स्टेट है। असम में भी अब 50 साल से यही रहा है कि जी हमारे जो बाहर से लोग आ गए, जिनको वो इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं या बांग्लादेशी नेशनल्स कहते हैं या ईस्ट पाकिस्तान वाले कहते हैं, वो बंगाली स्पीकर्स हैं। उनके आने से हम लोगों का नंबर कम हो गया, जो एसमी स्पीकर थे, खास करके एसमी स्पीकर हिंदू। हालांकि शुरू में जब ये था तो एसमी स्पीकर हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे इसमें, क्योंकि उनके बंगाली स्पीकर से समस्या थी। लेकिन जो इनसिक्योरिटी है वो एथनिक ही है कि हमारी कल्चर, हमारी एथनिसिटी, बाहर के लोग आ गए, हम कम रह जाएंगे। त्रिपुरा में ये बात और बहुत ऊंचे हद तक है, क्योंकि त्रिपुरा में पहले तो पार्टीशन के टाइम बहुत लोग आए बाहर से, सन 47 में, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। ऐसे 71 की लड़ाई के बाद भी बहुत लोग आए, वो मोस्टली मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। क्योंकि त्रिपुरा में तो मुस्लिम पॉपुलेशन 8-9% ही है, असम में 33% है, पर त्रिपुरा में तो 8-9% ही है। लेकिन त्रिपुरा जो स्टेट शुरू से थी, जो नेटिव थे वहाँ के, वो ट्राइबल थे। और कई ट्राइब्स हैं वहाँ के, जो उनके महाराजा थे त्रिपुरा के, वो भी ट्राइबल थे, ट्राइबल महाराजा थे, ट्राइबल्स के। लेकिन ये लोगों के आने से वहाँ पे 2-3 वेव्स जो हुई, एक सन 47 में हुई पार्टीशन के टाइम, एक सन 65 में लड़ाई के बाद हुई, और एक 71 में बांग्लादेश क्राइसिस में हुई। ये वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बंगाली लोग ईस्ट पाकिस्तान या जो बाद में बांग्लादेश बन गया वहाँ से आए हैं, और वो वहाँ मेजॉरिटी बन गए। इस समय वो करीब 70% से ऊपर हैं, और ट्राइबल करीब 30% या उससे नीचे हैं। और तो उसमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि जी बंगाली आ गए बाहर से, इनका राज हो गया, हम क्या हैं। इसीलिए वहाँ पे 2 ट्राइबल पार्टीज बनी हैं, त्रिपुरा मोठा और IPFT। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो एरिया है उसमें तो हम मेजॉरिटी में, हमारे जो थोड़े बहुत ज़िले हैं, करीब 25 सीटें वहाँ पड़ती हैं 70 में से त्रिपुरा में, जहाँ ट्राइबल मेजॉरिटी रिजर्व है जो। तो कहते हैं हमारी सीटें हैं, लेकिन हमारी ट्राइब्स के कुछ लोग पास में असम में रहते हैं, कुछ मिजोरम में रहते हैं, हम सबको जोड़ के ट्राइबल स्टेट एक और बना दो। अच्छा। तो ये समस्याएं वहाँ चलती रहती है, और इन समस्याओं की वजह से, क्योंकि दूर दराज भी है तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। एक समस्या डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट की थी करके, कनेक्टिविटी बहुत खराब थी। अब कनेक्टिविटी बेहतर हुई है 2 कारणों से। एक कारण तो यह कि मोदी सरकार के आने के बाद से कनेक्टिविटी में सचमुच बहुत अच्छा काम हुआ है। सड़कों में सब स्टेट्स अब रेलवे से कनेक्ट हो रही हैं, चाहे सारी रेलवे सारी स्टेट में ना जाए पर कनेक्शन हो रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए एविएशन एसेट्स बन रहे हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो हुई है, जो भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हो गए हैं, तो बांग्लादेश के थ्रू ट्रांजिट शुरू हो गया है। तो अब बांग्लादेश के थ्रू आपकी ट्रेन जा सकती है वहाँ पे। अब बांग्लादेश से आप त्रिपुरा बड़े आराम से बहुत जल्दी जा सकते हैं। अगर पहले ट्रेन से जाते, पहले आप त्रिपुरा जाते, अगर आप ट्रेन से पहले जाते असम से जाते बाय रोड, घूम फिर के आपको 2-2.5 दिन लग जाते, या फिर आपको बाय फ्लाइट जाना पड़ता था। तो अब ये कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, और दूसरी कनेक्टिविटी जो रिवर और सी के थ्रू है वो भी इंप्रूव हो रही है।
तो इन सब चीज़ों से अब नॉर्थ ईस्ट में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत लंबी चढ़ाई है। अगला सवाल विवेकानंद होला का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आप एयर इंडिया द्वारा करीब 500 एयरबस और बोइंग जेट के लिए हालिया खरीद सौदे को कैसे देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी खरीदारी की फंडिंग कैसे होगी। देखिए, आपकी पहली बात का जवाब मैं पहले देता हूं क्योंकि वो आसान है। पहली बात का जवाब ये है कि 500 जहाज की खरीद ये भारत की सॉफ्ट पावर भी दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी की पावर है, और आपकी हार्ड पावर भी दिखाता है। हार्ड पावर क्योंकि अभी भारत में ऐसे नेतृत्व है जो इसको हार्ड पावर की तरह इस्तेमाल करने को तैयार है। तो जैसे मोदी जी खुद बोलने चले गए, उधर से बाइडेन को बुला लिया, उधर से मैक्रोन को बुला लिया, हाँ, ऋषि सुनक ने भी कहा। क्योंकि ये जो हवाई जहाज़ का बिजनेस है, दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो कि सिविल एविएशन के जहाज़ बनाती हैं, एक बोइंग है और एक एयरबस है। तो कंपटीशन उन दोनों में ही है, लेकिन बिल्कुल सिर काटे का कंपटीशन है। थोड़ी बहुत और कंपनियां हैं, लेकिन वो इतने बड़े जहाज़ नहीं बनाती। जैसे ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रेयर, वो बनाती है, लेकिन वो छोटे जहाज़ 70 सीट 80 सीट इस टाइप के बनाती है। हमारे पास भी भारत सरकार के पास 3-4 एम्ब्रेयर हैं जो VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये जो 150-200 सीटों में कोई कंपटीशन नहीं है जी। तो 2 दुनिया में हवाई जहाज बनाने वाले हैं, और 3.5 आप समझिए दुनिया में इंजन बनाने वाले हैं। तो 3.5 क्यों? एक रोल्स रॉयस है, एक GE है, और एक CFM है। ये फ्रेंच कंपनी है, लेकिन CFM के अंदर भी एक फ्रेंच कंपनी साफ्रान की पार्टनरशिप है और एक और GE की पार्टनरशिप है। और ऐसे ही प्रैट एंड विटनी है, अमेरिकन कंपनी है। प्रैट एंड विटनी और GE भी मिलकर कुछ इंजन बनाते हैं, तो उसको मैंने आधा गिना। तो अब जो भी करेंगे इतने बड़े ऑर्डर में, ये दो कंपनीज को पैसे जाएंगे। एक अमेरिकन कंपनी है, एक कहने को फ्रेंच कंपनी है एयरबस, लेकिन वो यूरोपियन कंपनी है, क्योंकि उसमें बहुत यूरोपियन देशों का भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। इसीलिए आपने एयरबस खरीदी तो कितने खुश हुए ऋषि सुनक, क्योंकि एयरबस से भी खुश हुए, और उससे भी ज़्यादा वो खुश हुए आपके बोइंग खरीदने से। क्योंकि जो बड़े जहाज़ हैं, जो एयरबस के भी जो बड़े जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, एयरबस A320 जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा लॉन्ग रेंज है, जो इंडिया से अमेरिका में कहीं भी पहुंच जाएंगे, उन सब में रोल्स रॉयस के इंजन लगेंगे जो कि UK में बनते हैं। तो इनसे आप बहुत देशों का भला कर सकते हैं, और ये दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये G7 के 3 देश हैं। एक तो उसमें से निकाल दीजिए चीन मान लीजिए, है ना, तो बाकी बच गए 6 में से ये 3 देश हैं। जो 3 हैं उनमें से भी कई लोगों की कंट्रीब्यूशन है इन इंडस्ट्रीज में, तो इसलिए ये हार्ड पावर भी बन जाती है। इसके सॉफ्ट पावर इसलिए भी है कि इसमें भारत का स्केल नजर आता है, कि भारत का स्केल बहुत है। हर चीज़ में भारत अब दुनिया में नंबर 1 होता है। कोई कहते हैं अरे भारत में अरबपति बहुत ज़्यादा हो गए। अरे भाई, भारत की आबादी दुनिया से में सबसे ज़्यादा है, तो अरबपति भी सबसे ज़्यादा होंगे, और दुनिया में बिलो पॉवर्टी लाइन जो है गरीब लोग भी सबसे ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए भारत में गरीबी की रेखा से ऊपर जो लोग हैं उनमें से आधे रह जाएं, फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा टोटल गरीब का नंबर भारत में ही रहेगा। तो भारत का स्केल है, तो स्केल की सॉफ्ट पावर है। तीसरी बात, इसकी फाइनेंसिंग कैसी होती है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो एयरलाइन को जहाज़ खरीदती है वो चेक नहीं लिखती है उसके लिए। किसी के पास $70 बिलियन का चेक लिखने के लिए नहीं है। जो एयरलाइन बिजनेस है, ये एक बड़ा पिक्यूलियर बिजनेस है जिसको मैं पूरी तरह से नहीं समझ सकता, और समझने लगूंगा तो फिर मुझे कुछ और बनना पड़ेगा। जर्नलिस्ट रहना संभव नहीं है, क्योंकि वो इतना स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। पर बेसिकली कोई एयरलाइन अपना जहाज़ नहीं चलाती है जी। वो जहाज़ ऑर्डर करते हैं, आप एडवांस देते हैं कुछ, जब वो डिलीवर होता है उससे पहले ही आप उसको सेल बैक का एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कैपिटल रेज करती हैं, जो ये जहाज़ आपसे खरीद लेती है, खरीद के आपको लीज बैक कर देती है। अच्छा, ये ऐसे ही है कि आपने कहा कि ये घर मैंने खरीदा है ना, उसके लिए आपने कुछ एडवांस दे दिया, जब वो तैयार होने को आया तब किसी और ने आके वो घर खरीद लिया, आपने उसे किराए पे ले लिया। अच्छा, तो जो आजकल जो एविएशन कंपनीज हैं ये एसेट लाइट चलती है। अगर वो सारे जहाज उनके अपने हो जाएं तो उनकी सारी कैपिटल तो वहीं फंस जाएगी, तो फंस जाएंगे उसके अंदर। तो ये एक अलग तरह का बिजनेस होता है जो मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत आसान नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, पर ये समझिए कि एयरलाइन बिजनेस जो है ये लीज, ये सेल और लीज बैक का बिजनेस है जी।
बहुत कम एयरलाइंस को जहाज़ अपने रखती हैं। जो हमारे यहाँ जेट एयरवेज थी वो कई कारणों से डूबी, लेकिन उसका एक कारण ये भी था कि काफ़ी जहाज़ उसने सोचा कि हमारे अपने ही होने चाहिए, और उसमें बहुत कैपिटल ब्लॉक होती है। जी, इसी मुद्दे पर शेखर ने एक सीटीसी भी किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस क्योंकि देखिए इसमें एक और बात होती है, आप आज जहाज़ खरीद, आप गाड़ी खरीद ले, कार खरीद ले, 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे, फिर पुरानी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? चलो अब 5 साल में हमने बेच दी, नहीं ले ली, पर जहाज़ तो बहुत महंगा होता है ना, आप नहीं बेच सकते। तो आप क्या करते हैं, आपने नए जहाज़ बुक किए, फिर आपने सेल कर दिए, लीज बैक कर लिए। 2 साल के बाद आपको लगा कि 2 साल के हर 2 साल में मुझे नए जहाज़ चाहिए, आपने नए ऑर्डर कर दिए, ये बेच दिए, नए ऑर्डर किए, वो बेच के वो लीज बैक कर लिए। तो जो अच्छी एयरलाइंस है दुनिया में इस तरह से अपने प्लेन्स को रिन्यू करती रहती है। अच्छा, आज का आखिरी सवाल शेखर आ रहा है आशीष देव सिंह से, जो पूछ रहे हैं कि हाल ही में इंडिया को रशिया एक तरफ जहां चेकमेट ऑफर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएसए F-35 लेकर इंडिया आ गया है। क्या आपको लगता है कि यूएस जो गलती पहले उन्होंने गलती की थी उसको सुधारने के प्रयास कर रहा है, ताकि इंडिया कंप्लीटली रशिया पर हथियार को लेकर निर्भर ना हो जाए, या दोनों देश रशिया और यूएस इंडिया की डिफेंस मार्केट के जरिए इंडिया को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए ऐसी बातों में जल्दबाजी से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो रशिया का नया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी तैयार नहीं है, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। कब बनेगा, कैसे बनेगा? और देखिए सिर्फ जहाज की बात नहीं होती आजकल जी। आजकल उस जहाज के ऊपर लगा क्या हुआ है, उसके ऊपर सेंसर्स क्या है, रेडार तो एक अलग चीज होती है, लेकिन सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट उसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्या हैं, उस जहाज के ऊपर अगर कोई मिसाइल फायर करता है तो जहाज उस मिसाइल को डिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं, ये सब बातें होती हैं। तो रूस का तो अभी किसी ने देखा नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा उसमें। और जहाँ तक आप रूस का सवाल, जो एविएशन का आप देखेंगे, उनके जहाज़ बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छे उड़ते हैं, लेकिन कुछ लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में अब पुअर हैं, और वो यूक्रेन में नज़र आ रहा है लड़ाई में, तो उनको बहुत काम करना है। अमेरिका की जहाँ तक बात है, वो ये जहाज़ भारत को ऑफर नहीं कर रहे। ये जहाज़ उन्होंने अभी नेटो के बाहर किसी को ऑफर नहीं किया है, बल्कि यूएई ने खरीदने थे, उनकी भी कोई समस्या चल रही है। तो अभी वो मुझे लगता नहीं कि भारत को ऑफर करने को तैयार है, लेकिन अगर कर भी दें तो ये जहाज़ इतना महंगा है कि हमारे बजट्स में हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, और अगर इसको अफोर्ड करेंगे तो वो कहीं से तो आप शिफ्ट करेंगे ना जी। और दूसरी बात, जैसे जहाज़, इसका टेक्नोलॉजिकल बैकअप इतना ज़्यादा चाहिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत खर्चा है, तो वो लगता नहीं कि भारत बहुत समय उसके लिए तैयार है। लेकिन अमेरिकन इसको फिर लाए क्यों? इसको लाए, उसके बाद B-1B लांसर जो उनका बॉम्बर है उसको भी लाए। वो सिर्फ दिखाने के लिए लाए कि देखिए हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जहाज हैं, यहाँ आपका बहुत फैसिनेशन है, खास करके जो एविएशन गीक लोग होते हैं जो पढ़ते हैं उनको देखने की, क्योंकि एरो इंडिया में तो वही लोग जाएंगे जी। और ये दिखाने के लिए भी कि भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम अपना टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट यहाँ लाके दिखा रहे हैं। जहाँ तक भारत की स्टेल्थ फाइटर की बात है, मुझे लगता नहीं कि भारत कभी भी स्टेल्थ फाइटर्स किसी और देश से खरीदेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी होती है और उसमें दूसरे देश के ऊपर जो है आपकी निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। और ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और इतने ज़्यादा टेक्निकल होते हैं कि दूसरा देश चाहे तो आपको स्विच ऑफ भी कर सकता है कि आप उसको ऑपरेट ना कर पाएँ। तो भारत में जो डिज़ाइन ब्यूरो है हमारा बेंगलोर में, जिन लोगों ने तेजस डिज़ाइन किया है, वो आमका पे काम कर रहा है और 5th जनरेशन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर वो काम कर रहा है। तो वो भी अपना स्टेल्थ फाइटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप कहें कि उसमें 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल से पहले अगर भारत F-35 भी ऑर्डर कर दे तो उससे पहले ऑपरेशनल नहीं होने वाला है। अच्छा, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एक बार फिर आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं, समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।